नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं, बोले सर इंग्लिश में भी करवा दिया करो, तो थोड़ा वही इंग्लिश वालों का भी ध्यान रख लेते हैं। साथ में हिंदी में भी बता दें, हिंदी वाले नाराज़ ना हों, ठीक है। इसमें समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे क्या है, इंग्लिश में स्टेटमेंट देखते ही पहले ही क्वेश्चन पे पायदान अपना छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल अंत तक वीडियो देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ताकि आप सीख जाओगे। ये फिजिक्स भौतिकी की वीडियो है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, ध्यान रहे, ठीक है। तो चलिए सरस्वती माता का आशीर्वाद लेके और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेके हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों वीडियो का कि इफ़ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन, यानी जो फोर्स है बच्चों वो तो है न्यूटन में, एंड डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट किस में है, मीटर में। तो वर्क डन इज एक्सप्रेस्ड इन जूल, जूल में होगा, किलोग्राम वाट में होगा, किलोग्राम वाट मीटर में होगा, या वाट में होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, जूल। यानी ऑप्शन क्या लगाओगे आप, ए। दोबारा बता देता हूँ, यानी वर्क डन किसके बराबर होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो न्यूटन मीटर बनकर क्या देते हैं आपको, जूल। क्लियर। चलिए 52, विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, यानी क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ कौन सा है बच्चों, मार्स है या वीनस है। तो आप क्या लगाओगे, वीनस, ठीक है। इन दोनों में से कि मार्स और वीनस में से नज़दीक कौन है, तो हमारा वीनस है, ठीक है, शुक्र ग्रह जिसको आप कहते हो। चलिए अब आता है बच्चों, द प्लेनेट विच इज़ फारथेस्ट फ्रॉम द सन, यानी फारथेस्ट फ्रॉम द सन प्लेनेट कौन सा है। यानी यूरेनस है, सैचुरन है, या प्लूटो है, या नेपच्यून है। तो आपके पास बच्चों अगर इस चीज़ में पूछ ले कि प्लूटो अभी तक भी है, तो ये क्या है कि एक क्षुद्र ग्रह में माना जाता है। वैसे हम इसमें अगर यूँ ना लिखा हो ना कि प्रेजेंट करंट क्वेश्चन नहीं है, तो आपका 101% आंसर आप क्या लगा के आओगे, प्लूटो। तो ये अगर आज के 8 ग्रहों में से पूछ ले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कौन सा ग्रह है जो फारथेस्ट फ्रॉम द सन है। यानी इस क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया दिया गया है फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो प्लूटो माना गया है। लेकिन आज के करंट की बात करें तो 8 प्लेनेट बचते हैं, उसमें फारथेस्ट कौन सा, आप कमेंट में जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैक नंबर इज यूज्ड इन कनेक्शन विद स्पीड ऑफ, यानी मैक संख्या का प्रयोग बच्चों मैं बता चुका हूँ आपको कई बार कि जो मैक संख्या होती है वो किसके लिए होती है, यानी विद स्पीड, यानी उसका किसकी चाल से संबंध होता है, यानी साउंड की चाल से होता है, एयरक्राफ्ट की या स्पेसक्राफ्ट की या आपके शिप की। तो हमारे पास इसका संबंध किससे होता है बच्चों, एयरक्राफ्ट से होता है। किससे होता है, एयरक्राफ्ट। वैसे मैक संख्या होती क्या है बता देता हूँ, मैक नंबर याद रखना बच्चों। मैक नंबर यहाँ पे लिखोगे आप, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड, क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड, ऐसे लिखना होता है कि जो स्पीड ऑब्जेक्ट की होती है उसको डिवाइड किससे करते हैं हम, स्पीड ऑफ साउंड से, तो उससे हमें क्या मिलती है, मैक नंबर। और याद रखना मैक संख्या मैक नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, ये क्वांटिटी यूनिट लेस होती है। जैसे आपसे कह दे कि एरोप्लेन 1 मैक से चलता है, एरोप्लेन 1 मैक से चलता है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड 332 मीटर पर सेकंड है बच्चों। और अगर यूं कह दे बच्चों कि एरोप्लेन आपका 2 मैक से चलता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो 664 मीटर पर सेकंड होगी। ऐसे याद रखना है। तो मैक संख्या आपकी किसके लिए यूज होती है, तो एयरक्राफ्ट की स्पीड को बताने के लिए यूज होती है, ना कि साउंड की स्पीड, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे वाला आता है कि स्टार विच अपीयर सिंगल टू नेकेड आई बट आर डबल्ड व्हेन सीन थ्रू आ टेलीस्कोप आर, यानी जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो डबलिंग क्यों नज़र आती है हमें स्टार की बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो हमारे नोवाज और सुपरनोवाज हैं, बाइनरीज स्टार होते हैं, एस्ट्रॉयड्स होते हैं, या क्वासर्स होते हैं। तो वो आपके क्या होते हैं बच्चों, बाइनरीज होते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है कि सोलर एक्लिप्स विल टेक प्लेस व्हेन, यानी सूर्य ग्रहण कब लगता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण आपका कब लगता है, कि द सन इज बिटवीन मून एंड अर्थ, द अर्थ इज बिटवीन द मून एंड द सन, द मून इज इन बिटवीन द, यानी जब सूर्य ग्रहण होता है तो बच्चों मान लो ये सन है और ये आपकी अर्थ है और बीच में क्या आएगा, मून, तभी आपके पास अर्थ के ऊपर क्या रहेगी, छाया, क्या रहेगी, छाया। तो इसलिए बीच में कौन आता है बच्चों, मून आता है, किसके, सन और
अर्थ के। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? सी। तो मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन इन सोलर एक्लिप्स। चलिए अब आता है क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज माइका एज द रॉ मटेरियल, यानी माइका किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? कि आपके पास सीमेंट उद्योग में, ग्लास एंड पोटरी उद्योग में, आयरन और स्टील उद्योग में, या इलेक्ट्रिकल। तो माइका आपका किस में यूज होता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल उद्योग में रॉ मटेरियल के तौर पर प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ, यानी रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र निकालने के लिए प्रयोग होता है? रॉक चट्टानों की, मॉन्यूमेंट्स की, सॉइल की, या फॉसिल की। तो क्या होता है? जीवाश्म की। किसका उत्तर आएगा? जीवाश्म। ऑप्शन कौन सा आपका? डी। क्लियर। चलिए 59 क्या कहता है? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, कि जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? नंबर 1 मैरी क्यूरी ने, नंबर 2 अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने, नंबर 3 हेनरी बैकुलर ने, नंबर 4 है एनरिको फर्मी ने। तो ऑप्शन क्या लगाओगे बच्चों? सी। सी ने क्या है कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की सबसे पहले डिस्कवरी की थी। क्लियर। चलिए आगे आता है माइका इज यूज इलेक्ट्रिक एप्लियंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन बिकॉज माइका इज, यानी माइका है वो इलेक्ट्रिक एप्लियंस में यूज होता है, जैसे इस्त्री बनाने में। इस्त्री का मतलब प्रेस, यानी जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक आयरन माइका है। तो माइका क्या काम करता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। अब हिंदी में मीनिंग क्या है इनका? एक अच्छा चालक होता है उष्मा का, परंतु बुरा चालक होता है विद्युत का। ए बैड कंडक्टर यानी बुरा चालक है उष्मा का और अच्छा चालक होता है वैद्युत का। ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक अच्छा चालक है उष्मा का एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत का भी। बैड कंडक्टर है दोनों का, किसका? बुरा चालक है किसका? उष्मा का भी और विद्युत का। तो इसलिए आपका ऑप्शन ध्यान दो क्या होगा? पहला ऑप्शन आएगा। क्यों? ये गुड कंडक्टर ऑफ तो हीट होता है यानी उष्मा का चालन करता है, परंतु बैड कंडक्टर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आपका प्रेस क्या होता है बच्चों? गर्म होता है। ठीक है, आगे पल्स ऑफ द एक्वेटिक एनवायरनमेंट कैन बी अजर्टेन बाय मेजरिंग, यानी जो पल्स है एक्वेटिक यानी जलीय पर्यावरण का पल्स ज्ञात करना हो तो वो किसे माप करके किया जाता है? तो बच्चों किसको माप के किया जाता है? ऑक्सीजन नंबर, बायोकेमिकल और ऑक्सीडेशन क्वांटिटी होती है, केमिकल में कितनी खपत होती है और जीव कितनी प्रयोग करते हैं, तो वो ऑक्सीजन डिमांड होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन डिमांड। अच्छा आगे आता है बच्चों कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ डायनमो, कि डायनमो का फंक्शन क्या है, यानी डायनमो का कार्य क्या है? टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, पहला यानी हीट को लाइट एनर्जी में बदला है, पर उष्मा ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। नंबर 2 कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू हीट, यानी लाइट को हीट में बदलता है, प्रकाश को उष्मा में बदलता है। कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल को एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो आपका ऑप्शन क्या बनता है बच्चों? सी। कैसे ये क्या काम करता है बच्चों? ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल का अर्थ क्या है बच्चों? देखो डायनमो जब चलता है तो वो खड़ा हुआ चलता है, खड़ा चलता है, खड़े के पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। घूमता है, घूमता है तो कौन सी बनती है? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलकर क्या बनाती है? मैकेनिकल। और उससे क्या मिलती है हमें? विद्युत। तो ये मैकेनिकल एनर्जी किस में जाती है? इलेक्ट्रिकल। क्लियर। तो डायनमो आपका क्या काम करता है? कन्वर्जन करता है बच्चों, किसका? बदलाव करता है एक यांत्रिक ऊर्जा का, किस में? वैद्युत ऊर्जा में। क्लियर। हिंदी वाले भी समझ जाएंगे। चलो प्रोड्यूस साउंड इट इज़ नेसेसरी दैट, कि साउंड पैदा करने के लिए किसकी आवश्यकता है? कि सोर्स शुड एग्जीक्यूट लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, यानी आपके पास तरंग धैर्य यानी जो कंपन है वो अनुधैर्य कंपन पैदा करे। सोर्स शुड एग्जीक्यूट ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, या अनुप्रस्थ कंपन पैदा करे। सोर्स में एग्जीक्यूट एनी टाइप ऑफ वाइब्रेशन, यानी स्रोत से किसी भी प्रकार के कंपन हो। वाइब्रेशन ऑफ सोर्स आर नॉट नेसेसरी, यानी आपके पास ध्वनि पैदा होने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो सोर्स में एग्जीक्यूट एनी टाइप ऑफ वाइब्रेशन, यानी किसी भी प्रकार के कंपन हो चलेंगे। तो कंपन से क्या पैदा होती है बच्चों? ध्वनि। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ध्वनि पैदा होने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो किसकी आवश्यकता होती है? कंपन की। क्लियर।
चलिए अब आता है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग फ्रॉम, यानी घर्षण को कम किया जा सकता है किस बदलाव से। तो हम घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं, स्लाइडिंग से रोलिंग में बदलकर, रोलिंग टू स्लाइडिंग करके, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी में बदल के, डायनामिक टू स्टैटिक करके। यानी कहता है कि हम स्लाइडिंग, यानी स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, सर्पिला, सर्पिलाकार होता है। रोलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी घूम कर चलना, घूर्णी, घूर्णी में तो क्या कि सर्पी से हम क्या कर दें घूर्णी, या घूर्णी से हम क्या कर दें स्लाइडिंग, या पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल दें, डायनेमिक से क्या कि विराम, यानी चलते हुए को कहाँ ले आएं, विराम में ले आएं। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, स्लाइडिंग से क्या करना है, रोलिंग करना है। कैसे कि पहले वो सर्पीकार था, अब वो क्या है, घूर्णी हो चुका है। तो यानी अगर घूमते हुए चलेगा तो घर्षण क्या होगा, कम होगा। क्लियर, स्लाइडिंग का मतलब होता है घसीटते हुए। ठीक है, चलिए, इफ प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर वर नॉट इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट, यानी धरती का जो इक्वेटर है वो आपके किसके साथ इंक्लाइन ना हो, अर्थ की ऑर्बिट के साथ इनक्लाइन ना हो, तो क्या होगा, द ईयर वुड बी लॉन्गर, यानी जो साल है वो बहुत लंबा होगा। नंबर एक, विंटर्स वुड बी लॉन्गर, जो सर्दियां हैं वो लंबी हो जाएगी। नंबर तीन, देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन्स, कोई परिवर्तन नहीं होगा मौसम में। और या समर्स वुड बी वार्मर, यानी गर्मियाँ ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, यानी गर्मियों में और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या लगाओगे बच्चों, कि ऐसा होने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। कि अगर प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर है, यानी ये प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर है, इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट, इंक्लाइन है बच्चों किसके साथ है, अर्थ की ऑर्बिट के साथ। जैसे ऑर्बिट जिसमें चक्कर काट रही है धरती, उसके साथ इंक्लाइन है, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी किसी भी प्रकार के मौसम में। क्लियर, आगे, चेंज ऑफ सीजन्स अकर ड्यू टू, यानी जो पृथ्वी पे परिवर्तन होते हैं मौसम में वो किसके कारण होते हैं, यानी ऋतुएं आती है धरती पर किसके कारण, अर्थ रोटेशन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस या झुकाव के कारण। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो रोटेशन तो एक होता है बच्चों कि खुद अपने अक्ष के चारों घूमती है, रिवॉल्यूशन होता है अबाउट द सन, यानी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और इंक्लिनेशन होता है मतलब बच्चों झुकाव है धरती का, धरती का खुद की एक्सिस के साथ जो झुकाव है वो कितना बनता है, 23.5 डिग्री। कितना है, 23.5 डिग्री। और जोग्राफिकल एक्सिस के साथ अगर झुकाव पूछ ले बच्चों तो वो कितना आपके पास 66 से 1/2 डिग्री। दोनों याद रखने हैं आपको। एक मिनट बच्चों, चलिए, हमारे पास थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी बैक रह गया। तो चलिए, अब वो क्या कहता है क्वेश्चन में बच्चों, कि चेंज जो सीजन है वो किसके कारण हुए थे बच्चों, आपने बता दिया कि हमारे पास जो चेंजिंग आ रही है, अर्थ रोटेशन, अर्थ रिवॉल्यूशन और इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। तो आपके पास अर्थ रोटेशन का यहाँ कोई लेखा जोखा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी रोटेशन से सिर्फ डे और नाइट बनते हैं। तो बात रही अर्थ रिवॉल्यूशन और इंक्लिनेशन ऑफ क्या है, अर्थ। तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो 2 एंड 3 आएगा। तो ऑप्शन आपका क्या बनता है, ओनली एंड ओनली बी। क्लियर, ये सिर्फ डे और नाइट के लिए पॉसिबल है। अर्थ रिवॉल्यूशन सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना, दूसरा धरती का झुकाव है खुद की एक्सिस के साथ। ठीक है, तो चलिए, व्हेन अ शिप क्रॉसेस इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, कि जब एक समुद्री जहाज इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करती है पश्चिम से किसकी ओर बच्चों, पूर्व की ओर, तो इट लूजेज 1 डे। इसमें क्या होगा, इसका कहने का अर्थ है इसमें होगा क्या, इट गेन्स 1 डे, इट लूजेज हाफ अ डे, इट गेन्स हाफ अ डे। तो इसमें क्या आएगा, इट लूजेज 1 डे, यानी एक दिन क्या है पीछे। अगर वेस्ट टू ईस्ट जाती है तो एक दिन पीछे, ईस्ट टू वेस्ट जाती है तो एक दिन आगे। क्लियर, व्हेन अ शिप क्रॉसेज द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इट लूजेज 1 डे। क्लियर, चलिए, आगे आता है ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन, यानी आपके पास ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है, कि ल्यूनर एक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब होता है बच्चों, कि अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। तो ऑप्शन आपका कौन सा बनता है, सेकंड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, इक्विनॉक्स मीन, इक्विनॉक्स का अर्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज़ें बड़े काम की है और पूछी भी जाती है। वैसे इनको नेविगेशन चैप्टर में पढ़ा जाता है, ज़्यादा इसमें डिटेल ना करवाया जाए तो ही ठीक है, क्योंकि आपके पास इससे बाहर नहीं आता बच्चों, इतना ही लेवल आपका जिसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इक्विनॉक्स,
इक्विनॉक्स से क्या जुड़ता है बच्चों? इक्विनॉक्स किसके बारे में है? खास चीज़ है, धरती के जो इक्विनॉक्स पॉइंट होते हैं वो क्या बताते हैं हमें कि नंबर एक, डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स, वो इक्विनॉक्स में आता है। डेज आर नाइट इक्वल होते हैं इक्विनॉक्स पे। डेज आर शॉर्टर देन द नाइट्स और नन ऑफ दीज, यानी कहने का अर्थ दिन लंबे हो जाते हैं किसकी बजाय? रात की बजाय। डे एंड नाइट आर इक्वल, दोनों बराबर होते हैं। डे आर शॉर्टर देन नाइट्स, दिन छोटे होते हैं रात की बजाय। और नॉन ऑफ द, इक्विनॉक्स का मतलब है दोनों चीजें बराबर, इक्वल होना बच्चों। इक्विनॉक्स का अर्थ है इक्वल, तो इक्वल होता है बच्चों डे एंड नाइट आर इक्वल। आगे आता है द टेक्निक of recording and reproducing थ्री डायमेंशनल images of object is known as, यानी आपके पास थ्री डायमेंशनल जो डायमेंशनल इमेज बनाई जाती है, जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ है बच्चों, तो उसमें क्या होता है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाई जाती है, उसको रिकॉर्डिंग की जाती है, तो वो किस में आती है? होलोग्राफी में आती है। क्लियर? यानी इसका अर्थ होता है त्रिविमीय चलचित्र बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कौन सी तकनीक का प्रयोग त्रिविमीय चित्र बनाने के लिए होता है? तो उसका नाम क्या है? होलोग्राफी होता है। ठीक है, आगे आता है हाउ मच नॉइज इज प्रोड्यूस व्हेन मैन ब्रेथ, यानी एक व्यक्ति जब सांस लेता है तो वो कितना शोर करता है, यानी कितने डेसिमल का शोर पैदा करता है। जब वो सांस लेता है तो कितना होता है? 10 डेसिमल का शोर पैदा करता है। चलिए, ऑफ द वेरियस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स दैट आर बीइंग ट्रैप्ड विच हैज़ द लार्जेस्ट पोटेंशियल, यानी कौन सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है बीइंग ट्रैप्ड विच हैज़ द लार्जेस्ट पोटेंशियल, यानी वो ज़्यादा दिन टिके रह सकता है, वो ख़त्म नहीं होने वाला, यानी गैर परंपरागत। कन्वेंशनल होता है परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल होता है गैर परंपरागत, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय की बात आती है बच्चों, तो ये कैसा स्रोत है? नॉन कन्वेंशनल है, अनवीकरणीय। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नवीकरणीय, सॉरी, तो हमारे पास इसका यूज किस में होता है बच्चों? सोलर पावर। किसका होता है? सोलर पावर। सोलर पावर हमारे पास किसका काम करेगी? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का करेगी, दैट बीइंग ट्रैप्ड विच हैज़ द लार्जेस्ट पोटेंशियल। तो आपके पास ये नॉन कन्वेंशनल है जिसका यूज आज हम करते हैं सोलर पैनल का, सोलर पावर सबसे बेस्ट है। ठीक है, और इसमें आता है कि किस टाइप का है, रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है, तो ये एक तरह से क्या है, रिन्यूएबल क्वांटिटी में आता है। ठीक है, चलिए अब आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स, यानी जो आपका कागज़ है वो स्याही वाले निब वाले पेन की इंक को सोख लेता है। क्यों? तो विस्कोसिटी ऑफ द इंक है, कैपिलरी एक्शन फिनोमिना है, डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू द ब्लॉटिंग है, या सिफॉन सिफन एक्शन होता है। साइफन का मतलब होता है बच्चों जैसे नलकी होती है और पानी निकालते हैं आप, एक बार सुट्टा मार के छोड़ दो और उसमें लगातार पानी चलता रहता है। जैसे कोई चीज़ ऊपर है, बाल्टी में आपने पाइप डाली, सुट्टा मार के नीचे कर दिया पाइप को, तो उसमें से पानी बहता रहता है, वो साइफन एक्शन होता है। ठीक है, तो साइफन एक्शन का भी बच्चों को पता नहीं होता, साइफन एक्शन का पता लग गया होगा, लेकिन ब्लोटिंग पेपर में इंक का चढ़ना कारण किसका है? कैपिलरी एक्शन का है। ठीक है, तो चलिए, न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट नेम, तो न्यूक्लियस का साइज किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? फर्मी, यानी नाभिकीय आकार दर्शाया जाता है किस में? फर्मी। फर्मी का अर्थ होता है 10 की पावर -15, ये न्यूक्लियर का साइज होता है बच्चों, 1 फर्मी लेवल। चलिए अब आता है हमारे पास प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे इमिट लाइट ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी, क्या वो लाइट इमिट करते हैं? तो पहला आपका क्वेश्चन पॉइंट गलत है बच्चों, कि प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज, यानी आपके उपग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं हैं, न चमकते क्यों नहीं हैं? तो उनके पास कोई लाइट नहीं होती। देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ डज नॉट चेंज विथ टाइम, ऐसा भी नहीं है। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नहीं। दे आर नियरर एंड हैंस रिसीव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट, देयर फॉर माइनर वेरिएशन इन इंटेंसिटी आर नोटिसेबल, यानी हमारे पास जो प्लेनेट है वो क्या करते हैं, यही चौथा पॉइंट लिखना है बच्चों। क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट तो उसके खाते में ही नहीं है, क्योंकि खुद की लाइट ही नहीं होती। तो दे आर नियरर टू अर्थ एंड हैंस रिसीव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट एंड देयर फॉर माइनर वेरिएशन इन इंटेंसिटी आर नॉट नोटिसेबल, यानी उनकी जो इंटेंसिटी है क्लोजर होने के साथ उनकी नोटिसेबल है, नहीं रहती वेरिएशन। सिर्फ वो किसके कारण चमकते हैं? वो ड्यू टू सनलाइट रिफ्लेक्शन से चमकते हैं। ठीक है, आगे अब आता है बच्चों, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर चूज द पेयर इन विच फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, यानी निम्न में से हम
एक जोड़ा बताएंगे भौतिक राशियों का, विच हैव डू नॉट आइडेंटिकल डायमेंशन, जिसकी एक तरह की इकाइयाँ नहीं है। ठीक है, तो एक तरह की इकाइयाँ नहीं है वो ढूंढना आपको। प्रेशर एंड यंग मॉडुलस, प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, और फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप ऑप्शन कौन सा लगाओगे बच्चों? सी, यानी इम्पल्स और मोमेंट ऑफ फोर्स की डायमेंशन सेम नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड, यानी वो ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो क्या कहलाती है? तो 20 हर्ट्ज से कम वाली आवृत्ति क्या कहलाती है बच्चों? इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आ जाए तो वो क्या कहलाती है? ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड होती है, इसने ऑडियो लिख दिया, वो ऑडिबल साउंड है। और 20,000 से ऊपर चले जाओ वो बच्चों किस में आती है? अल्ट्रा सोनिक और सुपरसोनिक में चली जाती है। क्लियर। चलिए अब आता है बच्चों कि हम अगर बात करें ऑन अ क्लीन ग्लास प्लेट अ ड्रॉप ऑफ वाटर स्प्रेड, यानी जैसे आपके पास क्लीन ग्लास है ये, इस पे अगर एक पानी की बूंद गिराते हो तो ये स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, टू फॉर्म थिन लेयर वेयर ड्रॉप ऑफ मर्करी रिमेन ऑलमोस्ट स्फेरिकल बिकॉज, और इसके मुकाबले अगर कांच की प्लेट में मरकरी डालो तो वो सिकुड़ के और गोल हो जाएगी, बिल्कुल राउंड हो जाएगी। अगर हम साफ कांच की प्लेट पर मरकरी डालते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, और अगर पानी डालते हैं तो वो पूरी तरह एक पतले रूप में फैल जाता है। ऐसा क्यों? मरकरी एक मेटल है, या डेंसिटी ऑफ मरकरी ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर है, यानी मरकरी एक धातु है, और दूसरा मरकरी का घनत्व ज़्यादा है किसके मुकाबले? पानी के मुकाबले, या कोहेसन ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन इट्स एडेशन विद ग्लास। कोहेसन का मतलब होता है संसर्जक बल, ज़्यादा है मरकरी का आंसजक बल से गिलास के साथ, या कोहेसन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन इट्स एडेशन विद ग्लास, या जो संसर्जक बल है पानी का वो आंसजक बल गिलास के साथ ज़्यादा है। ऐसा कौन सा कारण होगा? तो आपको ऑप्शन सी लगाना है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसको रब करके बताता हूँ। जो मरकरी है, मरकरी अपने मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगाती है वो कोहेसन फोर्स होता है, और ये जो कोहेसन फोर्स है ये आपका एडेशन फोर्स से ज़्यादा होता है। तो मरकरी का जो कोहेसन फोर्स लगता है अपने अंदर, वो मरकरी और ग्लास के एडेशन फोर्स से क्या होता है? ज़्यादा। इसलिए मरकरी राउंड स्फेरिकल शेप में हो जाती है। कब? जब हम उसे ग्लास स्लेब पर डालते हैं। और वाटर क्यों फैल जाता है? क्योंकि उसका जो कोहेसन फोर्स है वो लेस होता है किसके मुकाबले? एडेशन फोर्स से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है अपने पास, साउंड ट्रेवल एट द फास्टेस्ट स्पीड इन, यानी हमारे पास ध्वनि ज़्यादा तेज़ गति से चलती है किस में? कि ध्वनि तेज़ गति से किस में चलती है? स्टील में, वाटर में, एयर में और वैक्यूम में। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? स्टील में। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट साउंड किस में चलेगी हमारे पास? स्टील में। और सबसे कम पूछे किस में चलेगी? वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड क्या होगी साउंड की आपके पास? 0। तभी तो क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे सकता है? तो नहीं। क्यों नहीं दे सकता बच्चों? क्योंकि चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर है नहीं है। आगे, सुपर कंडक्टर्स आर सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर, ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू लो फ्लो ऑफ करंट, ऑफर नो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हाई टेम्परेचर। यानी मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन बताया है। सुपर कंडक्टर का मतलब होता है अतिचालक, यानी अतिचालक वो होते हैं जो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, और इन्हें बनाया जाता है तो उसके लिए कंडीशन क्या रखी जाती है? टेम्परेचर की लो। क्या रखी जाती है? टेम्परेचर की लो। अब देखो पहले पार्ट में लिखा जरूर है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर, कई बच्चे इसको ट्रिगर कराएंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखना है कि सुपर कंडक्टर बच्चों वो होते हैं जिनके पास रेजिस्टेंस क्या होता है? 0, यानी वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात, सुपर कंडक्टर जो बनाए जाते हैं वो कब बनाए जाते हैं? एट लो टेम्परेचर बनाए जाते हैं, और इसके बारे में मैंने कई बार वीडियो में बताया है। सबसे पहले किसको बनाया गया था? मरकरी को सुपर कंडक्टर। और जो एमआरआई के अंदर सुपर कंडक्टर यूज होता है बच्चों वो कौन सा होता है? हीलियम होता है। क्लियर। ये बातें भी आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अब आता है रेडियो आइसो टेलीस्कोप आर बेटर देन ऑप्टिकल टेलीस्कोप बिकॉज, यानी जो रेडियो टेलीस्कोप है बच्चों वो ज़्यादा अच्छे होते हैं
ऑप्टिकल टेलीस्कोप से। ऐसा क्यों? तो दे कैन डिटेक्ट फेंट गैलेक्सीज विच नो ऑप्टिकल टेलीस्कोप कैन, यानी ये दूर वाली गैलेक्सीज का भी पता लगा देते हैं जो टेलीस्कोप नहीं लगा पाता। दे कैन वर्क इवन क्लाउडी कंडीशन, ये बादलों में भी काम करता है। या दे कैन वर्क ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, ये दोनों टाइम काम कर सकता है या ऑल ऑफ द अबव? ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑल ऑफ द अबव। रेडियो जो टेलीस्कोप है बच्चों वो आपका डिटेक्ट कर सकता है फेंट गैलेक्सीज विच नॉट गेट बाय द ऑप्टिकल टेलीस्कोप। दे वर्क इन क्लाउडी सेक्शन ऑल्सो एंड दे वर्क डे एंड नाइट। तो ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑल ऑफ दीज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्करी इज कॉमनली यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक फ्लूइड रेदर देन वाटर बिकॉज, यानी मरकरी पारा क्यों प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर के द्रव के रूप में जबकि पानी को क्यों नहीं? ऐसा क्यों? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मरकरी इज लेस देन वाटर, यानी जो उसकी उष्माधारिता है किसकी? पारे की, वो जल की अपेक्षा ज़्यादा है, ये कम है, जल से कम है उष्माधारिता। नंबर एक। नंबर दो, स्पेसिफिक हीट ऑफ मरकरी इज मोर देन वाटर, क्या उष्माधारिता मरकरी की पानी से ज़्यादा है? मरकरी हैज़ ग्रेटर विजिबिलिटी देन वाटर, क्या मरकरी आसानी से दिखता है पानी की बजाय? और डेंसिटी ऑफ मरकरी इज मोर देन वाटर, और मरकरी का जो घनत्व होता है वो जल से अधिक होता है। इसका कारण क्या है? इसको थर्मामीटर में प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका रीज़न देना है बच्चों ये कि मरकरी हैज़ ग्रेटर विजिबिलिटी देन वाटर, की मरकरी जल के मुकाबले आसानी से दिखता है, इसलिए इसका यूज़ किस में होता है? थर्मामीटर में यूज़ होता है। क्लियर? तो चलिए, when light passes from air into glass it experience change of, यानी जब प्रकाश आपका वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसके साथ क्या परिवर्तन होगा? कि नंबर एक, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। नंबर दो, फ्रीक्वेंसी और स्पीड चेंज हो जाएगी। नंबर तीन, वेवलेंथ और स्पीड। और नंबर चार, तीनों ही। तो देखो बच्चों, जब भी हमारे पास लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो फ्रीक्वेंसी जहाँ लिखा हुआ है उस पर काटा मार देना, ये आंसर कभी नहीं होगा कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज उसकी नहीं होगी। चेंज होने वाली चीज़ एक तो होती है स्पीड और दूसरी होती है वेवलेंथ। स्पीड डिपेंड किस पे करती है? वेवलेंथ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ आपकी चेंज होगी। कहने का अर्थ वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य है और स्पीड क्या है? उसका वेग। तो नंबर एक तो प्रकाश की क्या बदल जाएगी जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी? तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी। और दूसरा उसकी चाल, या क्या लिख सकते हो? वेग। ये दोनों चीज़ें बदल जाएगी। क्लियर? तो ऑप्शन क्या है? सी। चलिए, अब आता है गिव ए अमाउंट ऑफ एयर इज कूल्ड, कि व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ एयर इज कूल्ड, कब है वायु की मात्रा ठंडी हो जाती है, यानी संघन हो जाती है? तो कब हो जाती है? कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इट कैन होल्ड डिक्रीज, जब इसमें जो नमी की मात्रा है वो घट जाती है। इट्स एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिक्रीज, इसकी जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो घट जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिमेन कांस्टेंट, आपेक्षिक आर्द्रता स्थायी हो जाए। इट्स एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज, और इसकी निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ जाए। तो अमाउंट ऑफ एयर कूल्ड कब हो सकती है बच्चों? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रिज, रेफ्रिजरेशन इनके लिए लागू होता है। तो क्या याद रखना आपको? अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इट कैन होल्ड डिक्रीज, यानी जो हवा में नमी होती है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। तो हवा आपकी क्या हो जाएगी? ठंडी। और जैसे ही आपकी आर्द्रता बढ़ती है किसके अंदर? हवा के अंदर, तो तापमान भी बच्चों बढ़ता है। इसलिए बादलों वाली रात हमें कैसी महसूस होती है? गर्म महसूस होती है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है? व्हेन कम क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, कि जब आपकी क्रीम सेपरेट की जाती है मिल्क से तो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मिल्क इंक्रीज, डेंसिटी ऑफ मिल्क डिक्रीज, डेंसिटी ऑफ मिल्क रिमेन अनचेंज, इट बिकम मोर विस्कस। तो आपके पास जब क्रीम हटा दी जाती है दूध से तो क्या हो जाता है? तो डेंसिटी ऑफ मिल्क क्या हो जाती है बच्चों? इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेट ऑन ऑब्जेक्ट पुट इन सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन स्पेस अराउंड द अर्थ इज, यानी बाहर होगा वस्तु का जब उसे हम सैटेलाइट में रख देंगे और वो कक्षा में चक्कर काटेगा अंतरिक्ष में, स्पेस में, अराउंड द अर्थ इज, तो क्या होगा? तो उसका वेट क्या होगा? सेम एज ऑन द अर्थ, स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ द अर्थ, यानी जो बाहर है ना उस वस्तु का, उस उपग्रह में रख दिया है हमने, जो उपग्रह धरती के चारों ओर क्या काट रहा है? चक्कर काट रहा है। कि वो उपग्रह जो धरती के चारों ओर चक्कर काट रहा है, उस उपग्रह में एक वस्तु रख दी है हमने, तो उसका भार क्या होगा? यानी वेट क्या होगा? तो वो आपका वही रहेगा जो धरती पे था।
स्लाइटली मोर यानी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, किसके मुकाबले, धरती के मुकाबले, या लेस देन दैट ऑन द अर्थ या पृथ्वी के भार से कम हो जाएगा, या रिड्यूस टू जीरो। तो ऑप्शन क्या लगाओगे बच्चों, जीरो, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी अब काम नहीं कर रही। जब उपग्रह आपका पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है तो फ्री फ्रॉम क्या है, ग्रेविटी है, तो इसलिए वहाँ ग्रेविटी जब जीरो है तो उसका भार क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। और मास पूछ ले तो रिमेन अनचेंज्ड यानी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब कहता है थ्री अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट आर एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस इज। इसका अर्थ है कि धरती पर मिलने वाले सर्वाधिक तीन तत्व एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन है, तो उनकी मिलने की मात्रा के अनुसार उनका क्रम होगा, यानी करेक्ट ऑर्डर बताना है कि कौन सा क्रम उनका सही होगा। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है सिलिकॉन से, या एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है सिलिकॉन से, सिलिकॉन ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है सिलिकॉन से, सिलिकॉन ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से। तो ऑप्शन आप क्या करेक्ट करके आओगे बच्चों, सी, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा होती है सिलिकॉन से और सिलिकॉन ज़्यादा होती है किससे, एल्यूमिनियम। तो अबंडेंट क्वांटिटी अर्थ पर अगर बात करें 40% से 47% के करीब होती है किसकी, ऑक्सीजन की। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रैंडम वन क्वेश्चन को याद रखो। चलिए अब आता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट इमिट बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी आउट ऑफ विच इज नॉट यानी इनमें से कौन सी चीज है जो एक रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं छोड़ता, यानी परकिरणित या विकिरणित रूप में नहीं निकालता, यानी उससे नहीं पैदा होती। इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होते, अल्फा पार्टिकल नहीं होते, या आपके न्यूट्रॉन्स नहीं होते। तो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वो आपके पास कौन सी चीज़ नहीं छोड़ते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। तो वो आपके डायरेक्ट न्यूट्रॉन क्या है, इमिट नहीं करते। क्लियर, तो वो क्या क्या इमिट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, अल्फा पार्टिकल होते हैं, एक चीज़ नहीं होती क्या, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वो डायरेक्ट इमिट नहीं कर सकते, नॉट इमिटेड डायरेक्ट। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल फॉर रेन प्रूफ कोट एंड टेंट्स ऑफ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी टू, यानी जो हम बरसात में कोट या टेंट का प्रयोग करते हैं और जो वाटर से हमें बचाते हैं, यानी पानी सुरक्षित होते हैं, किस कारण, पृष्ठ तनाव के कारण सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी श्यानता के कारण, स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण, या इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता के कारण। तो ऑप्शन क्या लगाओगे बच्चों, सरफेस टेंशन के कारण वो क्या करते हैं, बचाव करते हैं। चलिए छतरी होगी जैसे, पिक आउट द स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि का विखंडन कीजिए, यहाँ पे निकालिए कि प्रेशर है, फोर्स है, वेलोसिटी है, या आपके पास एक्सेलरेशन है। तो फोर्स बच्चों किस पे डिपेंड करता है, मास और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी आपके पास किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन भी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। तो आपके पास कंक्लूजन क्या बनता है, सिर्फ प्रेशर। तो प्रेशर आपकी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी इंड्यूस होती है, वैसे फोर्स पर यूनिट क्या होती है, एरिया। ठीक है, तो चलिए आगे आता है बच्चों हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फिनोमिना टेल विच वन नॉन इन संस्कृत एज ए डियर थ्रस्ट, यानी कौन सी परिघटना है प्राकृतिक में जो होती है और संस्कृत में उसे क्या कहा जाता है, जो डियर थ्रस्ट होती है, यानी संस्कृत में उसे कहते हैं मृग तृष्णा। जो संस्कृत भाषा का शब्द है उसके लिए प्रयोग हुआ है डियर थ्रस्ट। डियर थ्रस्ट को मृग तृष्णा कहते हैं। और वो कौन सी है, रेनबो है, अर्थ साइन है, हेलो है, या मिराज है, उसे मिराज कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो मिराज क्या होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन। कहाँ होता है, डिजर्ट प्लेस में होता है। और किसके कारण होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना से होता है। TIR के कारण होता है, खास तौर पर रेगिस्तान में होता है, जिससे मृग को हर वृक्ष के नीचे पानी नजर आता है, वो दौड़ दौड़ के मर जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बायोन्सी डिपेंड ऑन, यानी उत्प्लावनता। बायोन्सी क्या होती है बच्चों, हिंदी वाले बच्चों के लिए उत्प्लावनता। उत्प्लावनता क्या है, तो शेप ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, या डेप्थ और टू विच द बॉडी इज इमर्स्ड। तो देखो बायोन्सी क्या होती है बच्चों, कि जैसे कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है और उसके द्वारा कितना भार उस द्रव का हटाया जाता है, तो ये डिस्प्लेस लिक्विड होता है। तो जो वेट
या जो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो चीज़ क्या पैदा करती है, बायोन्सी। तो बायोन्सी किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कितना द्रव्यमान द्रव का विस्थापित किया गया है डुबाई गई वस्तु से, इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों कि ओजोन लेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ओजोन परत किसके द्वारा विखंडित होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। इन दिस रिगार्ड विच डू यू कंसिडर्ड एज द मोस्ट हार्मफुल, यानी इसके साथ आप किसको मोस्ट हार्मफुल मानते हो, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जरूर होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संबंध में कौन सा नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है, कार्बन एटम पहुंचाता है, क्लोरीन पहुंचाती है, फ्लोरीन पहुंचाती है, एंटायर कंपाउंड। तो ऑप्शन क्या लगा के आओगे आप, क्लोरीन। क्लोरीन ओजोन लेयर को क्या करती है, विखंडित करती है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्लियर। तो चलिए अब आता है हमारा वेंचुरी ट्यूब इज़ यूज्ड फॉर, यानी वेंचुरी जो नलिका है वो किसके लिए प्रयोग होती है, मेजरिंग डेंसिटी, मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेजरिंग डेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, या मेजरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो वेंचुरी जो ट्यूब होती है बच्चों वो किस के लिए खास तौर पर प्रयोग होती है, तो वो होती है बच्चों मेजरिंग फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी द्रव के प्रवाह के लिए। क्वेश्चन आता है बच्चों कि द्रव के प्रवाह का हम पता किससे लगाते हैं, तो वेंचुरी ट्यूब से लगाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट्स, यानी ओजोन परत है वो किसका विरोध करती है, तो सिंपल सी बात है वो किसका विरोध करती है, पराबैंगनी विकिरणों, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। आगे आता है बच्चों, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ सीट एंड टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट टू स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू, यानी जो फ्री सरफेस है यानी स्वतंत्र जो सतह होती है द्रव की वो क्या करना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी सिकुड़ती है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया वो क्या चाहती है, कम अक्षेत्रफल चाहती है। जहाँ बच्चों चीज़ सिकुड़ती है और कम अक्षेत्रफल की डिमांड करती है वो एक ही चीज़ होती है आपके पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे, फोर्स ऑफ कोहेजन बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, या फोर्स ऑफ अडेशन बोलेंगे। यानी आपको शीशे वाला थोड़ी देर पहले एग्जांपल मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ सिकुड़ती है, जैसे ग्लास स्लेब पे सीट पे कोई आपने लिक्विड डाला है और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है और कम अक्षेत्रफल चाहता है, तो वो किस के कारण होता है, या फोर्स ऑफ एडेशन को कहते हैं आंसजक बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कहते हैं घर्षण बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अर्थ है अभी अपकेंद्री बल, एक होता है अभिकेंद्री वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अपकेंद्री, ठीक है, दूर जाना, और फोर्स ऑफ कोहेजन इसे कहते हैं संसजक बल। तो इसमें से बच्चों बहुत खास चीज़ है, थोड़ी देर पहले करवा चुका हूँ, तो थोड़ा दिमाग लगाया करो। हमारे पास जब चीज़ सिकुड़ रही है तो वो खास तौर पर उसके खुद के बल के कारण सिकुड़ रही है, और उसमें बताया मैंने क्या था, फोर्स ऑफ कोहेजन, यानी किसके कारण है, संसजक बल के कारण। ठीक है, आगे आता है हेलीज कॉमेट विल बी विजिबल अगेन इन द ईयर, यानी जो धूमकेतु है वो हमें नजर आएगा अब आगे किस सन में। तो ये बच्चों आप कमेंट में बताओगे मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा कि जो हेली धूमकेतु है वो अब आगे दिखाई देगा हमें कब, तो कब दिखाई देगा वो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में कि 2000 से लेकर 2100 के बीच हमें वो जरूर नज़र आएगा, वो कब नज़र आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समर सोलिस्टिस अक्कर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो समर सोलिस्टिस अक्कर की, यानी समर का मतलब है ग्रीष्म, जो सोलिस्टिस होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी हेमिस्फीयर का मतलब होता है गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में कब होता है। तो आपके पास समर सोलिस्टिस अक्कर कब होती है, तो ग्रीष्म काल में कब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में सोलिस्टिस, मार्च 21 को होता है, अप्रैल 21 को होता है, मई 21 को होता है, या जून 21 को होता है। ये बहुत ट्रमेंडस क्वेश्चन है बच्चों। तो कब होता है, समर आ गया तो जून 21 को, तो समर सोलिस्टिस कब होता है, जून 21 को होता है। किस में बच्चों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में। आगे, ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ इज यूज फॉर लिविंग बिकॉज, यानी जो ओजोन परत है वो पृथ्वी पर जीवों के लिए उपयोगी है, क्यों,
It serves the source of oxygen for decomposing air, maintaining nitrogen cycle of earth, maintain temperature of earth, protect them excessive ultraviolet. तो ऑप्शन क्या लगाओगे? डी। ये किससे बचाता है? पराबैंगनी विकिरणों से बचाता है। When the sun reaches its maximum distance from the equator is known as, कि जब आपका सूर्य इक्वेटर से बहुत दूरी पर चला जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? सोलिस्टिस कहा जाता है। जब भूमध्य से दूर चला जाएगा तो सोलिस्टिस। क्या कहते हैं? व्हेन सन रीचेज इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इट इज़ नोन एज सोलिस्टिस। क्लियर? तो ये थे बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को टैग करने हैं और अच्छे से याद रखने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात बच्चों, जो बच्चा नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सहपाठियों और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ऐसे आपको डेली डाटा मिलता रहेगा। क्लियर? तो चलिए, धन्यवाद।